वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप इतनी ज़्यादा गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं कि हर 2-3 साल में आपको उसको बदलना पड़ता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने का दावा या दिखावा करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कोई भी पॉलिसी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को चेंज होने में थोड़ा समय लगता है और वो समय आम आदमी को मारता है। तो ये वीडियो एक आम आदमी के लिए है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम जीत है। ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो फिलहाल अगस्त 2025 में एक नया 2 व्हीलर या एक नया 4 व्हीलर खरीदने का सोच रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। मैं पैसे लगा दूंगा, कहीं मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, सही फैसला क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूं कि आपको मिल जाएंगे। विद दैट सेड, हम सबसे पहले एक सरफेस लेवल पर ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है, एकदम से कैसे ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। तो याद होगा 2020 में BS6 एमिशन नॉर्म्स हैं वो आए थे और ये बोला गया था कि डीजल वाले 10 साल तक टेंशन फ्री रहो, पेट्रोल वाले तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहो। 15 साल तक अगर आपने BS6 गाड़ी एक बार ले ली तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां जो कि ठीक कंडीशन में थी उनको कबाड़ के भाव बेचा है और BS6 पेट्रोल गाड़ियां ज़्यादातर लोगों ने ली हैं जिनको 15 साल चलानी थी। उसके 3 साल बाद में BS6 फेज 2 आता है। बोलते हैं कि रियल टाइम ड्राइविंग RDE नॉर्म्स को जो गाड़ी फॉलो करेगी उसको BS6 फेज 2 कंप्लाइंट बोला जाएगा। और वहीं पर इन्होंने बोला कि इन कार्स को E20 पेट्रोल कार्स की मैं बात कर रहा हूं, E20 कंप्लाइंट भी बना देते हैं। कहने का मतलब है कि 1000 ml 1 लीटर अगर पेट्रोल है उसमें से 800 मिलीलीटर तो पेट्रोल रहेगा प्योर और 200 मिलीलीटर है वो एथेनॉल जो कि गन्ने वगैरह से बनता है उसको मिलाया जाएगा, ताकि सरकार का एक तो बाहर से जो सरकार पेट्रोल खरीदती है उसको खरीदने का जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो सके और हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो सकें। हमारे देश के जो किसान हैं उनकी आर्थिक तौर पर मदद हो सके और पोल्यूशन है वो थोड़ा सा और कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया थी, सब सही चल रहा था। लेकिन फिर एकदम से अभी कुछ टाइम पहले ये खबर सुनने को आती है कि अब पूरे भारत में जो E20 पेट्रोल है सिर्फ वही मिलेगा, आपको E10, E5, E0 जो पेट्रोल है वो नहीं मिलने वाला है। और यहां से असली जो आवाज उठनी चालू हुई है, असली आग जो है वो यहां से लगी है। क्योंकि 3 साल पहले जिस आदमी ने गाड़ी ली थी BS6 सोच के कि अब मैं 15 साल तक चलाऊंगा, अब आप बोल रहे हो कि उसकी गाड़ी में जो प्रॉपर जो पेट्रोल डलना चाहिए वो आप लोग बेच ही नहीं रहे हो। तो ऐसे में फिर जब नई गाड़ी कोई लेने की सोचता है ना, तो वो देखता है कि यार इस बंदे ने गाड़ी ली है, 2-3 साल इसको हुए हैं और इसका पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो अब मैं E20 कंप्लाइंट जो कार है वो ले लेता हूं, क्योंकि अब E20 पेट्रोल मार्केट में मिल रहा है। क्या गारंटी है कि 2-3 साल बाद वो मिलेगा ही। वैसे ही ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है कि ये E27 लेकर के आने वाले हैं, फिर कुछ टाइम में ये E35 भी ले आएंगे, फिर कुछ टाइम में ये और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तो हर 2-3 साल में आम आदमी गाड़ियां बदलता रह जाएगा। हमें और भी चीजें करनी होती हैं भाई, हमारे घर की किस्तें जाती हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, शादियां हैं उनकी हायर एजुकेशन है, किसी को अपने बच्चे को सेटल करना है, धंधा खोल के देना है, 1000 चीजें हैं यार, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, हर तरफ से आदमी पिट रहा है। ऐसे में फिर ये और एक नई टेंशन उसको दे दो। तो अब बात करते हैं कि अगर आप एक नई पेट्रोल गाड़ी लेने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वेल, सीधा जवाब देता हूं, अगले 6 महीने या 1 साल तक आप पेट्रोल गाड़ी नई मत खरीदो। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि हम लोगों ने इतनी आवाजें उठा दी हैं, सोशल मीडिया पर हमने इतना हंगामा कर दिया है कि अब कंपनीज को सुनना पड़ेगा, सरकार तो क्या पता सुने ना सुने। अब ये लोग फ्लेक्स फ्यूल कार्स लेकर के आएंगे 1 साल के अंदर अंदर। लगभग जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो टॉप सेलिंग मॉडल्स हैं वो देख लेना चाहिए, 1.5 साल के भीतर भीतर फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल हो जाएंगे। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या भला है? ये है कि आप E0 से लेकर के E85 तक, यानी कि पेट्रोल में 0% एथेनॉल से लेकर के 85% तक भी अगर एथेनॉल मिला दिया जाए तो भी एक फ्लेक्स फ्यूल कार है वो उसको आसानी से झेल सकती है और एकदम बढ़िया चलेगी वो, क्योंकि उसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं, उसकी डिजाइनिंग, उसकी ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि वो
भांप लेगी कि आपने उसमें जो पेट्रोल डाला है उसमें कितना एथेनॉल है, और उसी के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो ना गाड़ी में कोई नुकसान होगा, ना गाड़ी में कोई खराबी होगी। तो फिलहाल का जो मुद्दा है उसका जो साधारण सा समाधान है वो है फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल कार्स, जो कि बहुत जल्द आने वाली हैं। तो अभी 1,50,000 रुपए के जो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं उनके लालच में आकर के अगर आप एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं जो कि E20 कंपैटिबल है, तो आप गलत कर रहे हैं। और यही नियम मोटरसाइकिल्स पर भी लागू होता है। जितनी भी फिलहाल मार्केट में मोटरसाइकिल्स आ रही हैं वो E20 कंपैटिबल हैं, E30, E40, E85 कंपैटिबल वो नहीं है। तो थोड़े से समय में ही ज्यादातर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि E85 फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल मोटरसाइकिल्स लेकर के आने वाली हैं, आप वो खरीद सकते हैं। तो तब तक क्या करें? तब तक अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो उसको चलाइए। अब सबके ऐसे हालात नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी चाहिए, किसी भी रीज़न की वजह से अभी उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदना है। तो ऐसे लोग क्या करें फिर? अगर आपको पेट्रोल ही चाहिए तो आप पुराना खरीद सकते हैं। 2 साल 5 साल पुराना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले लीजिए, और जैसे ही ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आ जाए और मार्केट में कुछ एक लोग खरीद लें और इसका सही रिस्पॉन्स आए तो आप उसको बेच दीजिए और नई गाड़ी है या नई बाइक है वो खरीद लीजिए। इससे आपको नुकसान तो होगा लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा। अभी आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे, जैसे ही फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, E27 पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, उस टाइम पर गाड़ी के जो दाम रहेंगे उससे वो 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख सस्ती ही बिकेगी, आपको ज़्यादा घाटा होगा। ऑन दी अदर एंड सेकेंड हैंड कार अगर आप 4 लाख की लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 की बिक जाएगी 1-1.5 साल के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा नुकसान तो होने से रहा। मोटरसाइकिल अगर आप 1 लाख रुपए की लेंगे तो वो 80,000 की बिक जाएगी। अगर आप 50,000 की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेंगे तो वो 35,000 की बिक जाएगी, तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप 1.5 लाख रुपए की एक नई मोटरसाइकिल ले रहे हैं जो कि E20 कंपैटिबल है, जैसे ही E27 फ्यूल आएगा, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी वही मोटरसाइकिल है वो 70-80 हज़ार में बिकेगी। सीधा सीधा आधा आपको पैसे का घाटा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा रुकना है हमें, जैसे ही फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आए हम उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। अभी नए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मत खरीदिए, सेंसिबल डिसीजन तो यही है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार पेट्रोल दे देता हूं, नई डीजल गाड़ी ले लेता हूं। तो भाई ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। अभी इन्होंने पेट्रोल के लिए किया है ना, अब ये डीजल पर भी आएंगे। वैसे ही जैसे ही BS7 एमिशन नॉर्म्स आएंगे, डीजल का वैसे ही गला घोंट दिया जाएगा। BS7 आने वाला है तो BS6 गाड़ियां क्यों लोगे आप? और अगर आपने डीजल गाड़ी ले भी ली तो थोड़े टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कुछ टाइम पहले प्रपोजल दिया था कि डीजल में भी एथेनॉल मिक्स करते हैं, वो भी नुकसान है, उसमें कोई फायदा नहीं है। फिर आदमी सोचे कि यार मैं फिर EV ले लेता हूं, तो EV की भी वही कहानी है। EV का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तो बीटा टेस्टिंग चल रही है। अभी भी इतने साल बाद भी EVs की तो बीटा टेस्टिंग चल रही है कस्टमर के ऊपर, कि आप एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदो, उसको चलाओ, उसमें जो दिक्कतें आएंगी वो हम आपको वारंटी में ठीक करके देंगे। तो बीटा टेस्टिंग का पार्ट कस्टमर कब बने? जब उसके घर में और सेकेंडरी व्हीकल्स हैं। तो अगर आप EV कार लेने वाले हो ना, तो आपके पास इंटरनल कंबस्शन इंजन की एक सेकेंडरी गाड़ी पहले से होनी चाहिए। क्योंकि पता चला सुबह आप ऑफिस के लिए निकले हो, गाड़ी का आपने स्टार्ट वाला बटन दबाया और कुछ नहीं हुआ, उसमें ड्राइव ट्रेन फेलियर आ गया या उसमें कोई और नई लाइट जल गई, उसको सर्विस सेंटर भेजो फिर। तो वो तभी कामयाब है जब बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी चाबी उठाई, मस्त अपना स्टार्ट किया और चले गए। तो इसलिए अगर आपको EV लेनी है तो पहले से बैकअप रखो। अगर EV 2 व्हीलर ले रहे हो तो भी आपके पास एक इंटरनल कंबस्शन इंजन का 2 व्हीलर एज ए बैकअप होना चाहिए। ये जो रद्दी के भाव आपके पेट्रोल वाले जो दुपहिया वाहन है ये जा रहे हैं ना, इनको मत दो, इनको रख लो, ये काम आएंगे अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हो तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि इलेक्ट्रिक तो नई भी मत लो और पुरानी तो भूल कर ही मत ले लेना। डीजल पुरानी ले लो, पेट्रोल पुरानी ले लो, या फिर सबसे बेस्ट है अभी आपके पास कोई साधन है, चाहे वो दुपहिया हो चाहे चौपहिया हो, तो उसको चलाओ कुछ और साल, उसके बाद शिफ्ट करना। क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है इंडस्ट्री में। ना तो मैन्युफैक्चरर्स को समझ में आ रहा है कि क्या बनाएं, ना सरकार को समझ में आ रहा है कि क्या रूल लेकर के आए। सब आपसे और मेरे जैसे लोगों से पैसे लेना चाह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब आपको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। मत खरीदो। जरूरी नहीं है कि हर चीज मार्केट में बिक रही है वो हम खरीदें ही। हमें हमारी हैसियत के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से आई थिंक परचेजिंग जो है वो करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो चल रहा है ना, ये बबल है, ये
फूटेगा और अनफॉर्चुनेटली उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होगा। तो अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपके जो असली जो आपका सवाल था कि भाई हम नई गाड़ी नई बाइक लें या नहीं लें, उसका आई थिंक मैंने जवाब दे दिया है। और रही बात ये कि अगर हम एग्जिस्टिंग कार्स या बाइक्स हमारी चलाएं तो फिर उनमें दिक्कतें आएंगी, तो भाई दिक्कतें आएंगी लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और दिक्कतें आएंगी उनसे बचा कैसे जा सकता है उसके समाधान के लिए भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा। गाड़ियों से रिलेटेड वो वीडियो मैं बनाऊंगा कार वाले चैनल पे, और बाइक से रिलेटेड मैं बनाऊंगा इस वाले चैनल पे। ये वीडियो यूनिवर्सल है, बाइक और कार ओनर दोनों के लिए ही है, इसलिए मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ। सो ऑन दैट नोट मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।